सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ जियो का मसरूफ प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. Thank you, Safir Pakistan, for continuing to put together positive image of Pakistan. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, 25 साल नशरियात का लगातार मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together, and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. OPTV, आपका अपना चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं सफ़ीर पाकिस्तान ऑन OPTV ग्लोबल नेटवर्क। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे और सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान भी ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान देख रहे हैं आप OPTVglobal.com। नाज़रीन, आज एक और भरपूर मुलाकात, एक अहम मुलाकात, एक ज़रूरी मुलाकात। सैन एंटोनियो से हम मुलाकात कराते हैं आपकी जनाब डॉक्टर आमिर एहसान से। पैथोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम आगे आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और बड़ी तगदो की है यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इनको बेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड 2019 भी दिया गया सैन एंटोनियो टेक्सास के अंदर। पैथोलॉजी क्या चीज़ है? पैथोलॉजी इज़ द मेन कंपोनेंट इफ़ यू आर गेटिंग ट्रीटमेंट, एनीथिंग एवरीथिंग related your body and doctor want to treat you, doctor need a complete pathology. पैथोलॉजी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ब्लड टेस्टिंग होती है, टिश्यू टेस्टिंग होती है, स्कैनिंग होती है, MRIs होती है, बहुत सी चीज़ें जो है वो डॉक्टर पूछता है, ठीक है, ताकि वो आपकी सही डायग्नोस्टिक करके सही ट्रीटमेंट आपका वो कर सके। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका की और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आमिर एहसान ने पैथोलॉजी में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। ये स्पेशलाइज करते हैं हेमेटोलॉजी जो है आपका कैंसर डायग्नोस्टिक में। कैंसर डायग्नोस करना एक बहुत अहम तरीन काम है और इसकी स्पेशलाइज फील्ड होती हैं और ये जेनेटिक से रिलेटेड रिसर्च करते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट को और हेमेटोलॉजिस्ट को सही राय देते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इनके ब्लड में और आप क्या ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सैन एंटोनियो गया था, वहाँ की इनाग्रेशन थी और इस इनाग्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ फ़र्दन लोगों से बातचीत की। जो सबसे अहम तरीन बात है वो मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे पैथोलॉजी जो एक्रेडिटेशन की प्रेसिडेंट एलेक्ट से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हम दुनिया भर में इज़ ए वर्ल्ड वाइड एक्रेडिटेशन कंपनी जो दुनिया भर की पैथोलॉजी लैब्स को एक्रेडिट करती हैं, देखती हैं कि उनके कंपोनेंट्स, उनके इक्विपमेंट, उनका स्टाफ, उनके डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, ट्रेन है, दे आर एलिजिबल टू रियली डू द पैथोलॉजी। बिकॉज अगर आपके पास अनाड़ी पैथोलॉजिस्ट होंगे और अनट्रेंड लोग होंगे और आपके पास बोतीदा और रिटार्डेड इक्विपमेंट होंगे तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस द एक्यूरेट पैथोलॉजी रिपोर्ट। तो इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, जहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत किस्म की बदनवानियाँ हो रही हैं पैथोलॉजी लेवल पे और लोगों को सही इलाज नहीं हो रहे। तो ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है जो इंशाअल्लाह ताला इसको हम प्रमोट करेंगे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में भी एक्रेडिटेशन होना चाहिए पैथोलॉजिस्ट का और पैथोलॉजी लैब्स का, ठीक है।
तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब डॉक्टर आमिर एहसान साहब से, और जो बहुत ही मुतारिक हैं, अपना के भी डॉ में भी बहुत एक्टिव हैं और ऑफ कोर्स रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आगे हैं माशाल्लाह, और काफ़ी काम करते हैं मसाजिद में भी और सोशल वेलफेयर में। मेरी नज़र में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड मेडिकल, और ख़ुद भी एक बहुत ही अच्छे नेक सीरत और ईमानदार इंसान। आइए मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर आमिर एहसान साहब से। मुलाकात फरमाइए, ये रिपोर्ट। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, वेलकम टू सैन एंटोनियो। ज़बरदस्त, गुड टू सी यू। व्हाट अ गुड व्यू। थैंक यू। कैलिफोर्निया भूल गया मैं तो। आइडियल। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त माशाल्लाह, कैसे? ठीक ठाक? बस ठीक ठाक। गुड टू सी यू अगेन। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह नई तामीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। आज मैं शहर लॉस एंजलिस से बहुत दूर, टेक्सास का मशहूर शहर विच इज़ कॉल्ड सैन एंटोनियो, एंड एक्चुअली इट्स ए मिलिट्री टाउन। यहाँ 4 बेस हैं और यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं जिसका नाम है डॉक्टर आमिर एहसान, जो अरसे दराज से यहाँ पे मुकीम है, और एक कंपनी है इनकी पैथोलॉजी की रिसर्च लैब विच इज़ सो कॉल्ड कोर पैथ, विच इज़ द लीडिंग नाउ हाईली। में इनको एक अवार्ड भी मिला है, द बेस्ट कंपनी का अवार्ड। उसकी डिटेल हम मालूम करेंगे और ये मालूम करेंगे जो कोर पैथ जो है वो किस टाइप की पैथोलॉजी है। बहुत सी पैथोलॉजी हैं, वो डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइज करती हैं। कोई कोलन कैंसर में, कोई जनरल ऑन्कोलॉजी में, और कोई जनरल लैब जो ऑल ब्लड्स की टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो उससे मैं आई बातचीत करते हैं, आपको मुलाकात कराता हूँ जनाब डॉक्टर आमिर एहसान। डाउ के ग्रेजुएट हैं ये, और बहुत ही एक्टिव मुतारिक हैं यहाँ सैन एंटोनियो में, और अपना के अंदर भी बहुत मुतारिक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बस ठीक ठाक वकार भाई, आप सुनाइए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। आपका शुक्रिया है ऑल द वे LA से यहाँ आने का। माशाल्लाह, बिल्डिंग न्यू हाउस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और देखें, अमेरिका में आ गए हैं ना आप माशाल्लाह, तो हमें अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जैसे मेरा गोल है कि पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन पाकिस्तान में हैं जी, वो यहाँ भी अपना एक ऑफिस बनाए। ठीक है जी। कोई कहते हैं ना आदमी इन्वेड करता है किसी कंट्री पे कब्जा करने के लिए, नहीं, हमें यहाँ पे इन्वेजन करना चाहिए गुड चीज़ों के लिए, कि यहाँ की टेक्नोलॉजी को समझें, यहाँ के बिजनेस को समझें, और यहाँ पे मौजूद रहें, ताकि जो लोकल मर्चेंट वो आपसे डायरेक्ट डील करें जी, और आप पाकिस्तान से डील करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ नहीं। दूसरा फिर मेरी ये राय थी कि पाकिस्तान में कि हर प्रोविंस का अपना अलग ट्रेड सिस्टम होना चाहिए। जैसे कैलिफोर्निया का सिस्टम है, कैलिफोर्निया की टोटल सेपरेट कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उनका फेडरल से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप को बेचते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके जी जी, कि जी हमसे आप कॉटन ले लो, हमसे चिलगोज़े ले लो, हमारे पास ये है, हमारे पास कार है, हमारे पास ऑटोमोबाइल है, आप हमें अपनी प्रोडक्ट दो। ये बार्टर ट्रेड करते हैं, ये जाके अपनी कंट्री, अपने सूबे को सेल करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि फेडरली सब चीज़ हो रही है। वहाँ चाहिए कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को और सरहद को उनके अलग अलग अपने डिपार्टमेंट, और वो अपने ऑफिस दुनिया में बनाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे ज़्यादा इम्पोर्ट होती है, जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे ये अपने प्रोविंस वाले जो है ना, ये अपने ऑफिस अलग बनाए। इनको कोई जरूरत नहीं है कि फेडरल के अंडर में जाए वो, और अपनी अपनी जो प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करें। इस तरीके से जो आजकल सबसे बड़ा जो बिज़नेस जा रहा है वो है आपका हेल्थ टूरिज़म। जी, पाकिस्तान में इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ द हेल्थ टूरिज़म। अब वहाँ पे ऐसे होटल बनाए जहाँ पे सिर्फ वो लोग आए जो उनके पेशेंट के रिलेटिव ठहरे वहाँ पे, और वहाँ पे आप सर्जरी कराएं, और आप बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता कायम करें। जी जी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो भी बिज़नेस ओनर्स हैं US में,
एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स में बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। जैसे सैन एंटोनियो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसमें हम या मैं या कोरपैथ एज अ मेंबर हैं वहाँ पे। जी। हम उससे जो है वो बिजनेसमैन को बिज़नेस को समझने में एक लोकल वेल आसानी रहती है। अच्छा। हम बहुत कम तौर पे लोग जो हैं वो इस सब चीज़ों में इंगेज हैं। डेफिनेटली जो आपने हेल्थ टूरिज्म की बात की, दैट्स एन ऑसम ऑसम अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू, कि आप हॉस्पिटल्स करें, आप डॉक्टर्स को जो है वो, तो उसमें ये है डॉक्टर्स का कि आप पीपल फ्रॉम हियर दे लव टू ट्रैवल। आप जो है नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि अमेरिकन जो फिजिशियंस हैं उनको आप वहाँ लेके जाएं। उनको आप बोलेंगे कि 2 हफ्ते के लिए जो है तुम वेकेशन पे जा रहे हो या लोकम जॉब पे जा रहे हो, तो आप एक इस तरह का स्केड्यूल बनाएं कि आप पाकिस्तानीज़ के अलावा यहाँ के लोकल फिजिशियंस को भी वहाँ पे लेके जाएं, ताकि स्किल्स वो भी उसको एक्सरसाइज करें, और पेशेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फिजिशियंस कमिंग टू पाकिस्तान। या दैट्स अ वेरी बिग थिंग गोइंग ऑन। अच्छा, एक और आपसे सवाल है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कहते हैं कि पाकिस्तान में फिजिशियन की कमी हो रही है, अमेरिका में डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, मैंने ये बात जनाब मसूद राना साहब से बात की थी। मसूद राना नाम है उनका, जो डाउ के प्रिंसिपल रह चुके हैं, डीन जो भी है। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा यार आप ये प्रोग्राम शुरू क्यों करते पीए का, फिजिशियन असिस्टेंट। देखें, बहुत से लोग हैं जिनको डाउ में दाखिला मिलता है, नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिला, किसी को किंग एडवर्ड नहीं मिला, तो वो पीए के प्रोग्राम में चले आए, फिजिशियन असिस्टेंट का प्रोग्राम कर ले। इसलिए वो एक आपकी एक्सपोर्ट मार्केट हो जाएगी कि और पीए को आप एक्सपोर्ट करें अमेरिका में। यहाँ पे पीए इज़ सेकेंड टू द डॉक्टर। ओके, फिजिशियन असिस्टेंट वो भी 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो पाकिस्तान में क्यों नहीं ट्रांसफर लगे? तो सर फिर तो हर जगह दुकानें खुल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड ग्रेट आइडिया। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में हमारा एक हमेशा से एक कल्चर रहा है कि इंटर के बाद आपको या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड, राइट। अब पिछले 10-12 साल में हमने यूएस में ये देखा कि पीएज हो गए, नर्स प्रैक्टिशनर हो गई, इनके फुल स्कोप प्रैक्टिस है। बिल्कुल। और वो उससे जो है वो डिमांड की जो आपने बात की वो सेटिस्फाई हो जाती है नीड। तो एज़ लॉन्ग एज यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि इनको किस तरह गवर्न किया जाए और किस तरह रेगुलेट किया जाए, दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु कैन नॉट गो इनटू द मेडिकल फील्ड और बीइंग अ डॉक्टर, कि नर्स प्रैक्टिशनर बनना या पीए बनना, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट केयर कैन बी टेकन केयर बाय देम। तो सर ये मेरा एक राय था, मैंने उससे कहा था, मैंने इसमें आपको मैं हेल्प भी कर सकता हूँ टू अटैच विद एनी पीए प्रोग्राम हियर एंड उसमें देखिए, जो एक डॉक्टर बन जाता है ना किंग एडवर्ड से या डाउ से बनता है या अल्लामा इकबाल से या खैबर मेडिकल से, वो इंटीरियर में जाना नहीं चाहता है सर्व करना। जी। जो डीपर एरिया है ना वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिशनर नर्स है, RNL है, LVN है, वो वहाँ पे जा सकती है, और एक पीए वहाँ पे जा सकता है। जी। ठीक है, दूर दराज इलाकों में। तो मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पर आप सर अपना जोर दें इस पर, पाकिस्तान में फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए, ताकि जो लोग अच्छे बातें होते हैं, पढ़े, उनको नहीं मिला दाखिला, लेकिन दे आर फुली केपेबल। बिल्कुल। बल्कि ऑन द अदर साइड, एक तो पाकिस्तान में डेफिनेटली नीड हो गई, कुछ ऐसे भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान से अमेरिका आए हैं, उन्होंने USMLE FMJMS वगैरह नहीं किया, उन्होंने रेजिडेंसी नहीं की, उनके लिए भी वही पीए और नर्स प्रैक्टिशनर के प्रोग्राम्स हैं। और हमने कोरपैथ में ऐसे ही डॉक्टर्स को ट्रेन किया है ताकि वो अपनी ही फील्ड में जॉब करें और प्रोफेशनली सेटिस्फाइड रहें। अपनी कोरपैथ के बारे में तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके विज़िट करने का, ऑल द वे फ्रॉम LA टू सैन एंटोनियो। मेरी ग्रेजुएशन डाउ से है, क्लास ऑफ 89, सेकंड बैच जो 89 था, और मैंने पैथोलॉजी में ट्रेनिंग ली, बेसिक पैथोलॉजी में ट्रेनिंग की। उसके बाद से मैंने ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में फ़ेलोशिप की ओहायो स्टेट से, फिर हीमेटोपैथोलॉजी में सर्टिफिकेशन की यहीं सैन एंटोनियो से, और उसके बाद मोलेकुलर जेनेटिक्स में। तो एक कॉम्बिनेशन बना जो कि कैंसर के पेशेंट्स को डायग्नोस्टिकली देखने के लिए और इवेंचुअली उनको ट्रीट करने के लिए। तो जब भी बेचारे कैंसर पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, उनके जहन में हमेशा ये होता है कि मुझे क्यों कैंसर हुआ और क्या ये डायग्नोसिस सही है। तो उसके लिए सेकंड ओपिनियन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। और हिस्टोरिकली जब भी हम लोग डायग्नोसिस और केसेस देखते थे तो कुछ काफ़ी मिस डायग्नोसिस वगैरह होते थे।
पिछले 10 साल में जेनेटिक से जब आई है मेडिसिन में, उसने पूरा माहौल जो है वो मेडिसिन की प्रैक्टिस का चेंज कर दिया है। जो कैंसर पहले डेडली होते थे अब क्यूरेबल हो गए, ख़ासतौर पे बच्चों के कैंसर, और वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन 10-15 ईयर्स। तो एक अप टू डेट एसोटेरिक स्टेट ऑफ द आर्ट फील्ड जो है वो इन्वॉल्व हुई है, मोलेकुलर जेनेटिक्स, और उसको मास्टर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कोरपैथ जब फॉर्म की मैंने 10 साल हो गए उसको, 2009 मार्च में, तो मेन मकसद ये था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट रखा जाए, डायग्नोस्टिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कैंसर पेशेंट, जहाँ पे डायग्नोसिस एक्यूरेट हो, फास्ट हो और रिलायबल हो। जब आपकी डायग्नोसिस सही होगी और आपका जेनेटिक डिसऑर्डर सही तरह से आइडेंटिफाई होगा, तो ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई भी क्लिनिशियन जो है उसको सही तरह से टारगेट कीमोथेरेपी कर सकता है, जिससे कम साइड इफ़ेक्ट्स हों और ज़्यादा क्यूरेबल चांसेस हों। तो उसको टीम को बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सक्सेसफुल इन bringing a class team in San Antonio under the umbrella of CorePath. I see. Okay. तो माशाल्लाह you making the new building of the CorePath, right? जी जी। तो कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं माशाल्लाह आपके पास? अभी हम लोग के पास अराउंड 90+ एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि ज़्यादातर तो सैन एंटोनियो में हैं, कुछ लोग जो है पेरिफेरल लोकेशंस में हैं, नॉर्थ साइड ऑफ टेक्सास, साउथ साइड ऑफ टेक्सास, फीनिक्स में, कुछ ऑफशोर भी हम लोगों ने एम्प्लॉइज़ को हायर किया। पाकिस्तान में कुछ हमारे डायरेक्टली साइंटिफिक लोग तो नहीं, मगर आईटी के लोग जो हैं वो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो व्हाट्स योर गोल डॉक्टर साहब? गोल ये है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारी बेसिक ट्रेनिंग डाउस से हुई, हमारे जहन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए किसी तरीके से, बट वी कैन नॉट गो बैक, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फैमिली यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे रेज हुए हैं। तो एक गोल तो ये है कि कोरपैथ को यूएस में एक हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, आउटसाइड द टिपिकल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, फैसिलिटी दैट कैन बी मैनेज बाय फिजिशियंस और बाय पैथोलॉजिस्ट। इसको एक एजुकेशन और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो हमारे बच्चे हाई स्कूलर्स हैं, अंडर ग्रेड के बच्चे हैं, वो हमारे साथ आएँ, जेनेटिक को स्टडी करें, देखें, इंटर्नशिप करें, ताकि फ्यूचर के साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स बने। तीसरा, रिसर्च, कैंसर रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। और लास्ट चीज़ ये कि पाकिस्तान में एक स्किल ट्रांसफ़र किया जाए, जो वहाँ के कैंसर पेशेंट हैं उनको ये चीज़ फैसिलिटी मौजूद नहीं है और वेरी एक्सपेंसिव, कि हम किसी तरह पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के लैब्स, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करके हमारा स्किल्स जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, उनको ट्रेन करें, और इसी तरह हम ग्लोबलाइजेशन करें इन अदर कंट्रीज एज वेल। सो व्हाट आर गोल्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन अमेरिका जर्नल? हमारा गोल ये है, जो हमने काफ़ी हद तक अचीव भी किया है, कि वी नीड टू बी नेशनली नोन, national lab in California, I mean in US, all the way from California to New York and north to south. Out of 50 states, alhamdulillah, we are doing business in 17 or 18 different states, and we are growing steadily. हमारी स्केलेबिलिटी और स्ट्रेटजी का एक प्लान है। तो हम अपने आप को एक फिजिशियन ओन्ड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब इन कैंसर डायग्नोसिस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूएस में, और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। अपना टैलेंट जो है हम नॉट ओनली हायर करते हैं, पर उनको कीप भी करते हैं, क्योंकि टैलेंट को रखना जो है वो बहुत बड़ी रिटेन करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सस्टेन और रिटेन, तो उसको हमने कोशिश की है। तो वी आर ग्रोइंग नेशनली। अभी हम मैक्सिको में भी ग्रो करना चाह रहे हैं, जो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। पाकिस्तान में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल वाइड ओपन फील्ड है पाकिस्तान में आपकी जेनेटिक लैब के सिलसिले में। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स एक्चुअली यू लुक फॉरवर्ड, किस किस्म के डॉक्टर आपको चाहिए कि जो कोरपैथ की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी। तो ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशली ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, कैंसर पेशेंट्स देखते हैं, वो कोरपैथ की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जीआई डॉक्टर्स जो हैं वो कोरपैथ की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी, जीयू पैथोलॉजिस्ट और जीयू डॉक्टर्स वो यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्टर्स, हमारी लैब जो है वो बेसिक क्लिनिकल लैब नहीं है, हम लोग बेसिक ब्लड वर्क नहीं करते, हम लोग वो सारे काम करते हैं जिसमें टिश्यू ऑब्टेन होता है बॉडी से,
और वो कोई भी डॉक्टर ऐसा हो जो कि टिश्यू ऑब्टेन करता हो, मगर मेनली वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं और जीयू डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, ओबीजिन डॉक्टर्स भी उसमें आ सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं। आई सी। तो आपकी जो ये रिसर्च और जो लैब है कोरपैथ, दे आर स्पेशलाइज इन जेनेटिक, राइट? जेनेटिक्स और डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। और जेनेटिक जो है वो दैट्स अल्टीमेट टेस्ट दैट वी डू, मगर फ्लो साइटोमेट्री हो गई, फिश हो गई, साइटोजेनेटिक, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आई सी। सो दे ट्रांसफर द टिश्यूज थ्रू द जी जी, मेल और व्हाट सिस्टम? फेडेक्स का कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है ग्लोबली और नेशनली भी। तो हमारे किट्स हैं, बॉक्सेस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्लिनिशियंस के लिए कि आप इस तरह टिश्यू ऑब्टेन करें और हमें आप नोटिफाई करें। और वी हैव नेशनल कोरियर नेटवर्क और उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट फेडेक्स से है। तो एनी टाइम यू ऑब्टेन सैम्पल्स, लेट्स से LA में आप हैं, LA में 5 o'clock 6 o'clock तक आपके पास डेडलाइन है टिश्यू ऑब्टेन करने का, और FedEx पिक करेगा नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विल गेट इन सैन एंटोनियो एंड विल प्रोसेस द सैंपल राइट अवे। आई सी। व्हाट्स योर टर्न अराउंड टाइम? जो डेडली कैंसर्स हैं, अक्यूट ल्यूकीमियास, AML वगैरह, उसमें हम बाज़ दफ़ा जो है वो एज क्विक एज 4 hours, 4 घंटे में हम दे सकते हैं, डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। मगर वी एंड दैट्स अ वेरी की क्वेश्चन, क्योंकि कैंसर पेशेंट वेट नहीं करना चाहते हैं ना, और जितना क्विकली आप डायग्नोस करेंगे वो उनके लिए बेहतर है। बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो डू यू हैव अ वेस्ट कोस्ट फैसिलिटी और नॉट येट, और यू प्लान टू डू दैट? कौन सी फैसिलिटी? वेस्ट कोस्ट में। बिल्कुल, वेस्ट कोस्ट में हमने कुछ लोगों को भी हायर किया है, और वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया इटसेल्फ इज़ अ कंट्री इन इट्स ओन। तो उसमें हमें डेफिनेटली रीच आउट करना है। कोरपैथ इज़ लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। हमारे डॉक्टर्स के पास कैलिफोर्निया स्टेट के लाइसेंस हैं। सो ग्राउंड वर्क हमने कर लिया है, अपॉर्चुनिटी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर अस इंशाल्लाह। डॉक्टर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अर्ली डायग्नोस्टिक कर सकें? क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो बहुत फास्ट आते हैं, जिसमें लंग्स कैंसर है, जो पता ही नहीं चलता, एकदम अचानक पता चलता है कि यू आर ऑन 3rd स्टेज और 2nd स्टेज। इसका भी कोई तहकीक है कि जिससे अर्ली डायग्नोस्टिक पता चल जाए? जैसे आप कहते हैं ना जीन है जेनेटिक, तो उसके कोई टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें जी जी बंदे को पता चल जाए या मालूम हाँ, चले ये खतरात हैं? दैट्स अ वेरी किया जाए। जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि कैंसर की पूरी साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, बाद में कॉम्प्लिकेशन कम होंगी। अब कैंसर जो हैं वो 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर आपने कहा, कोलन का कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए, तो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कैंसर सोसाइटीज़ की गाइडलाइंस हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, आपकी स्क्रीनिंग होगी, ब्रेस्ट कैंसर्स की स्क्रीनिंग होगी, कोलन कैंसर्स की स्क्रीनिंग होगी। तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि हैं। पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनल मेडिसिन या प्राइमरी केयर, उनकी कोशिश होती है कि सर्टन एज में लाइक 30, 40, 50, 60 सर्टन टेस्ट किए जाएं। जेनेटिक बेस पे कुछ टेस्ट आ गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ टेस्ट हैं, BRCA1, BRCA2 जीन्स। अगर किसी फैमिली में किसी को डायग्नोस हुआ है तो आप स्क्रीन कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो उससे पता चलता है कि आपकी प्रेडिक्शन या प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है कैंसर डेवलप होने की। मगर बेसिक स्क्रीनिंग के लिए कुछ टेस्ट मौजूद हैं, यूनिवर्सली नहीं मौजूद है कि हर कैंसर को टेस्ट कर लिया जाए। सो दैट्स वाई प्रिवेंशन जो आपने कहा इज़ द की, और मेडिकल साइंस जो है उसी पे काम कर रही है कि वी होप एंड वी विश कि कुछ बेसिक टेस्ट ऐसे हों जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर को स्क्रीनिंग के तौर पे इन्वेस्टिगेट कर सकें। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। अच्छा, ये बताइए इसमें जो ये न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसका क्या रोल है? न्यूक्लियर मेडिसिन जो है एक टाइप ऑफ रेडियोलॉजी की ब्रांच कह लें आप उसको। तो उसमें काफ़ी रोल है। डायग्नोसिस के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन या पेट स्कैन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। प्रोग्नोसिस के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद उसका फॉलोअप करने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इट डज़ डेफिनेटली हैव अ वैल्यू। और किसी भी कैंसर पेशेंट में किसी एक चीज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टीम अप्रोच कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन लेके जो है वो एक पेशेंट को किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं।
I heard that it's very difficult to really get the nuclear medicine, not much manufacturing here in America. जी जी Maybe few, you know. जी जी डेफिनेटली चैलेंजिंग तो है. जितनी भी हाईली स्किल्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है उसमें एडिक्वली ट्रेड फिजिशियन का होना चैलेंज है. मगर अच्छी बिग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट वगैरह उसमें इंटरेस्ट लेते हैं. तो टैलेंट इज़ डेफिनेटली देयर बट मोर वर्क नीड टू बी डन डेफिनेटली. साहब जब आप पाकिस्तान से आपने अपना आगाज़ किया, आगाज़ सफ़र बांधा आपने जी जी कि आपने एक नए मुल्क जाना है, एक नया वतन, नए लोग, नई पहचान. तो जब एज ए यंग मैन व्हाट आर अबाउट एज आपकी माशाल्लाह जब आपने सफ़र बांधा था कितनी उम्र थी आपकी? आई वॉज 23-24. 23-24 खेलने कूदने वाली एज होती है जी, पाकिस्तान में. तो जब आप आए तो आपने पहला कदम कहाँ रखा? पहला कदम हर कोई या तो ह्यूस्टन में रखता है या न्यूयॉर्क में या शिकागो में. तो मैं जिस दिन लैंड किया तो दैट वाज शिकागो एंड दैट वाज ड्यूरिंग थैंक्सगिविंग टाइम इन नवंबर. शिकागो आए थे आप? शिकागो बिटर कोल्ड में. तो कहाँ गए फिर आप वहाँ से? शिकागो को मैंने अपना, मेरी बहन वहाँ पे थी, बहनोई वहाँ पे थी, बहनोई वहाँ पे थे, तो वहाँ पे हमने अपना होम रखा और फिर वहाँ से मुख्तलिफ जगह रेजिडेंसी के इंटरव्यूज़ के लिए ट्रैवल करते थे. ईस्ट कोस्ट में, कुछ वेस्ट कोस्ट में और कुछ मिड वेस्ट में. अच्छा, तो कहाँ रेजिडेंसी मिली आपको? मैंने साउथ न्यू जर्सी में एक टाउन है लॉन्ग ब्रांच, मामथ काउंटी में, वहाँ पे मामथ मेडिकल सेंटर था, वहाँ मैंने 4 साल की रेजिडेंसी की पैथोलॉजी में. अच्छा, 4 साल लगाया जी आपने. लॉन्ग है? लॉन्ग टाइम. माय गॉड, इट्स अ या पैथोलॉजी एंड डॉक्टर जनरली इज़ अ लॉन्ग जर्नी. लॉन्ग जर्नी. ज़बरदस्त. फिर वहाँ से क्या हुआ उसके बाद? कहाँ सफ़र बांधा? वहाँ वहीं पे मेरी शादी हुई लॉन्ग ब्रांच न्यू जर्सी में डॉक्टर हुमा से. शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड. तो वो भी आपने पैथोलॉजिस्ट कैसे ढूंढ ली? बस पैथोलॉजिस्ट हमें स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं. भाभी भी पैथोलॉजिस्ट है भाई. तो इट वाज लकली फॉर्चुनेटली यू नो आई गॉट द बेस्ट लाइफ पार्टनर, नॉट ओनली फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो यार आप लोग तो दोनों मुकाबले के हैं कि किंग एडवर्ड और डाउ. जी जी ऐसी है इंडिया पाकिस्तान. बस हम अपना मैं देखता हूँ ना, किंग एडवर्ड की अपनी एक ग्रुप है और डाउ का अलग ग्रुप है. दोनों बिग कॉलेजेस माशाल्लाह. मगर घर में जो है वो हमेशा किंग एडवर्ड ही डोमिनेट रहता है. अच्छा, मजाक के अलावा अच्छा मजाक. वी डोंट ब्रिंग अपना पॉलिटिक्स इन द घर. मगर कॉमन कॉज है जाहिर है Common cause. पेशेंट केयर के लिए. तो वी आर वर्किंग आउट नाइसली Your टुगेदर. wife work with you or she is doing separate job? शी इज़ इन अ सेपरेट जॉब. शी वर्क इन अ मेडिकल सेंटर एज अ सर्जिकल पैथोलॉजिस्ट. Surgical pathologist. I see. तो उसके बाद से फिर मैं न्यू जर्सी के बाद से मैंने 1 साल ओहायो स्टेट में, कोलंबस ओहायो में फेलोशिप की और तकरीबन 20 साल पहले मैं सैन एंटोनियो मूव हुआ था. 20 साल 19 पहले माशाल्लाह. जी. और आपने अपनी एम्पायर खड़ी कर ली. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जो कुछ भी है माँ बाप की दुआओं और ख़ुद मेहनत और अल्लाह की करम से हर चीज़ जो है वो अचीव हो जाती है. अच्छा, मतलब ये तो आपको हो गया एजुकेशन बैकग्राउंड. आप आए, आप किस शहर में, किस कराची में होते थे आप? जी जी कराची में और डाउन कराची में मेडिकल. आपने अपनी बेसिक तालीम भी कराची में ली. मेरी जो हाई स्कूलिंग मैट्रिक मैंने सेंट बोनावेंचर हैदराबाद से किया. इंटर भी मैंने हैदराबाद से किया और फिर डाउ में मेरा एडमिशन हुआ था. तो डाउ से ग्रेजुएट करके देन आई मूव टू यूएस फॉर रेजिडेंसी. तो यहाँ पे एक बीवी और 2 बच्चों के साथ जी, पैर जी. पसीर है माशाल्लाह. माशाल्लाह. ठीक है. इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी है? आई नो दैट हाउ गुड यू आर इन अ कम्युनिटी. कम्युनिटी में मेरी काफ़ी इंगेजमेंट है. मेरा ज़्यादातर एफर्ट्स जो हैं वो यूथ के ऊपर है कि यूथ जो यहाँ की जनरेशन है उसको हम किस तरह एम्पावर और कॉन्फिडेंस दें विद देयर ओन कल्चर एंड हैविंग द स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो मैं कम्युनिटी में डिफरेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ. अब रिसेंटली हम एक बहुत बड़ा यूथ सेंटर बिल्ड कर रहे हैं सैन एंटोनियो में और उसका मेन मकसद ये है कि यूथ अपने आप को आइसोलेट नहीं रखें. बीइंग अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड या मुस्लिम बैकग्राउंड, वी नीड टू बी सोशली इंटरैक्टिंग विद अदर फेथ एंड अदर यूथ. तो उसमें हमेशा से मेरा ज़्यादा एम्फेसिस रहा है कि हम अपने बच्चों को इस मुकाम पे लेके आएँ कि वो ना एज अ पाकिस्तानी हेरिटेज कॉन्फिडेंट रहें, एज अ मुस्लिम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग बिलीव करें और हम में कोई चीज़ बुरी नहीं है छुपाने के लिए. तो इट्स सो मच गुडनेस अमंग अस इन आवर बैकग्राउंड ऑफ कल्चर एंड फेथ.
मगर बहुत से बच्चे जो हैं उसको ग्रैप नहीं कर पाते, उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न। जी। तो उस माहौल में हम यहाँ पे सैन एंटोनियो में एक यूथ सेंटर बिल्ड कर रहे हैं ताकि उन बच्चों को नेटवर्क करें दूसरे बच्चों के, दूसरों फेथ से, और एक अपने आप का अपना एक इमेज जो है वो स्ट्रॉन्ग लेके आएँ ताकि वो सोशल लीडर्स बने, रिलीजियस लीडर के अलावा civic leaders, entrepreneurs, and just so many other opportunities. तो आप मस्जिद में भी आपका रोल है? जी, मस्जिद में मैं 4 साल एज अ चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, और उसमें भी मेरा मेन एम्फेसिस था कि रिलीजियस एस्पेक्ट तो एक है, हम हमेशा अपने आप को एक बॉक्स में बंद रखते हैं. वी नीड टू रीच आउट टू पीपल ऑफ अदर फेथ एंड शो व्हाट गुड थिंग्स वी आर डूइंग इन द कम्युनिटी. अच्छा, तो व्हाट द कैपेसिटी ऑफ द मॉस्क, हाउ मेनी पीपल डू कैन होल्ड? जो फ्राइडे मॉस्क के तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं वो फ्राइडे अटेंड करते हैं, और इट्स अ बिग साइज कम्युनिटी. द गुड थिंग अबाउट द मॉस्क देयर इज़ हम तकरीबन इट्स नॉट लाइक ओनली पाकिस्तानी मॉस्क या बांग्लादेशी मॉस्क. वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम 36 डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि उसमें. माशाल्लाह. तो इसके अलावा आपको ये तो एक आपका हो गया पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से आपका इंटरेक्शन. Besides, what's your interaction with the local American community and politician? Definitely, that's a very good question, and that's most of the communities are lacking in that kind of interaction and networking. हमारे सारे local जो leadership है, start from the city councilmen all the way to mayor to state senators and congressmen and national, अक्सर मौके पे हमारी उनसे इंटरेक्शन होती है. हम उनको अपने सेंटर्स में इनवाइट करते हैं बिकॉज व्हेन दे सी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, द वोट बैंक इज़ द की थिंग हियर. वी हैव अ सिग्निफिकेंट वोट बैंक. जैसे मेयरशिप का इलेक्शन हुआ था, I mean, in any mayorship election, not more than 6 to 8% votes are casted. Yeah. So if they come and see, well, there are so many people praying here on Friday, and there's a good chance they are going to vote, that's the turning point. Turning point, of course, yes, that's very important. तो हमारी हमेशा से कोशिश है कि हम हर प्रोग्राम में की फंक्शंस में जितने भी लोकल और नेशनल लेवल पे स्टेट्समैनशिप है उनको इनवाइट किया जाए, उनसे एंगेज रहें. अच्छा, तो आप सपोर्ट भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत से प्रोग्राम से उन्होंने हमें सपोर्ट किया. रमज़ान में हमने एक फेस्टाथॉन इवेंट रखा था, उसमें हमने उनको सपोर्ट किया. और हम सिर्फ चैरिटी अपने मस्जिद या अपने सेंटर या अपनी फेथ को नहीं करते, हम नॉन इस्लामिक फेथ को भी लोकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. उसके अंदर ये ज़बरदस्त आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि आप अपना में ही बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं, और आपकी यहाँ पे फॉल मीटिंग हुई थी माशाल्लाह, वो वन ऑफ द आइकॉन मीटिंग, स्टिल अनबीटेबल. यू हैव डन अ गुड जॉब ब्रिंग टू कल्चर टुगेदर. पाकिस्तानी लोक विरसा, सकाफत और यहाँ का मरियाची कल्चर, लातिनोस का, आप उसको मिक्स किया था. बहुत अच्छी इवेंट थी आपकी. तो आप भी बताएं, आप अपना कितने पुराने मेंबर हैं, डाउ हाइट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, अपना किधर से क्या एंगल जा रहा है, किधर जाना चाहिए? अपना के साथ मेरे भी 15 से 20 साल लग गए हैं. आई डोंट सी एनी सफिशेंट डेवलपमेंट कि जी अपना ने एक कोई हॉस्पिटल बना दिया या कोई रिसर्च लाइब्रेरी बना दी या कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान में. जितने भी इनके अदारे बने, अपना सेहत बना, अपनी बनी, पाक पैक बनी, वो सारी टर्माइल में है, और कुछ तो एलिमिनेट हो गई, और अपना इज स्टिल देयर, एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कैन डू लॉट ऑफ थिंग बट नॉट डूइंग सच थिंग्स. जी, देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में जब रिफॉर्म्स होती हैं, जब चेंजेस होती हैं, तो उनके अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं. कोई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कंसिस्टेंटली जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं जाती है. सही कहना आपका. तो आई थिंक अपना इज़ गोइंग थ्रू सम ऑफ चैलेंजेस, मगर हमें एक चीज़ की कंपोनेंट हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना इज़ आर आइकॉन, अपना एक हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पे. बिल्कुल है. उससे हमें डिविएट नहीं करना चाहिए. कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पर्सनली लेना चाहिए, उसको जो है वो अपना ईगो के तौर पे नहीं बनाना चाहिए. बेसिक मिशन अपना का 2 चीज़ें हैं, इट्स अ नॉन प्रॉफिट एंड इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. एज लॉन्ग एज किसी भी कैपेसिटी में आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं रादर देन पर्सनैलिटीज़, आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू माई कॉलीग्स, कि
चीज़ों को जो भी काम करें वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें, उस इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने के लिए करें, रादर देन वर्किंग टुवर्ड्स पर्सनैलिटीज़, क्योंकि लोग आएंगे चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का तो रहना है और रहेगा। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो क्या रहा है कि अपना जो है वो पर्सनालिटी के दरमियान घूम रही है, उसको उस दायरे से निकल जाना चाहिए। जी ठीक है, आप आए, आपने अपना रोल अदा किया और आप रोल अदा करके चले गए। लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना के लिए कि अगर कोई प्रेसिडेंट आता है, वो कोई नई ऐसी पॉलिसी वजह करता है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि जनाब सारे ज़राए रिसोर्सेज लग गए एक साल में, उसके बाद एज सुन एज द प्रेसिडेंट गॉन दैट प्रोजेक्ट इज गॉन विद द विंड। जी ठीक है, तो उसमें ही आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी वजह होनी चाहिए जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट कोई प्रेसिडेंट लॉन्च करता है वो सूदमंद है और अच्छा है, तो उसको दूसरे प्रेसिडेंट को आके उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल। अपना की स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है हर साल जब नए प्रेसिडेंट आते हैं जनवरी में, मगर वो आपकी बात सही है कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में एक हायरार्की के तौर पे डिसीजन, आई एम श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे फॉलो करना चाहिए, हमें कोई उसको उसकी बारीकियों को साथ लेके चलना चाहिए, जरूरी है। तो एज लॉन्ग एज कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो करेंगे और पर्सनैलिटीज़ के अराउंड चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे, तो देन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू ग्रो एंड फ्लरिश। या अभी थोड़ा मैं छोटी मोटी अपने मुल्क की बात कर लूँ, जी जी पाकिस्तान की भी। जी जी ठीक है, देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह, आप पाकिस्तान से पढ़ के आए, जी ठीक है माशाल्लाह। अभी नहीं कि आपने $100,000 खर्च किया वहाँ पे, छोटे बड़े पैसे खर्च किया आपने, जो भी होता है, मे बी कपल ऑफ 3,000 जी जी एंड यू बिकम अ ग्रेजुएट, यस यू केम टू अमेरिका एज ए लैंड अपॉर्चुनिटी पे। वहाँ पे लोग कच्ची ज़मीन पे दौड़ते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल पे दौड़ता है बंदा, फैसिलिटी जी, जी। टेक्नोलॉजी है, तो आपने उसमें एक्सेल किया। ठीक है, तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है, बिल्कुल। उन असातिज़ा को भी जाता है जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया तरबियत दी और आपने उसमें मेहनत की। ठीक है, तो पाकिस्तान इज़ मेरी नज़र में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बाय नेशन, बाय पीपल, फर्टिलाइज सॉइल, दरिया, समंदर, पहाड़, सब कुछ वतन में, तमाम तर मौसम है, तमाम तर फ्रूट्स हैं, तमाम तर फ्लावर्स हैं वहाँ पे, और यंग नेशन है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मजबूरी ये रही है कि आज तक लीडरशिप कोई अच्छी पाकिस्तान को मैसर नहीं हुई, और जो भी आई वो उसने टेम्परेरी तौर पे एक आर्टिफिशियल नेट बनाया कि लोगों को खुश रखना है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो भी सदर ने सोचा कि यार बस लोगों को खुश रखना है, कैसे भी रखें, आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ा दें, कम कर दें, डॉलर को ऊपर कर दें, नीचे कर दें, किसी ने बेसिक फाउंडेशन पे काम नहीं किया कि हमें बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करनी है। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने बुरे काम किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, शाहरों का सिलसिला शुरू किया, सड़कें बनाई, पहला फ्री वे बनाया, ये क्रेडिट जाता है, काम हुए हैं, उसमें नज़र आता है कितना अच्छा है, तो नज़र आता है। जी जी ठीक है, ये आलमी से सेइंग है। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये दौर जो है जनाब इमरान खान साहब का है, वो लीडर हैं, उन्होंने बड़े वादे किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे और मुल्क को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ऑफकोर्स नया पाकिस्तान 13 महीनों में तो नहीं बन सकता या 1 साल में तो नहीं बन सकता, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस अपकमिंग पाकिस्तान को? देखें, पाकिस्तान जो है बहुत यंग कंट्री है, इट्स ओनली लाइक 70+ ईयर्स, और उस 70+ ईयर्स में अगर हम पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें देखें तो हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद होगा जब मेरे फादर थे या आपके फादर या आपके जो भी रिलेटिव्स होंगे, जब पाकिस्तान बना तो ऑफिसेज़ में जो है वो बेसिक पिन्स तक नहीं हुआ करती थी, यहीं दरख्त से जो है वो कांटे ले के और उसी को जो है वो पिन अप कर दिया करते थे स्टेट बैंक वगैरह में। तो एक जो कहते हैं ना कि कांटे से कहूटा का सफ़र, वो बहुत ज़्यादा विद इन लाइक 60 ईयर्स कि आप देखें कि 60 ईयर्स में आप न्यूक्लियर पावर बन गए। उस कंट्री जो बिल्कुल आयशा फारूकी जो काउंसिल जनरल थी ह्यूस्टन की, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला यूज़ किया था कि पाकिस्तान की जो बर्थ थी वो एक बहुत एक्सफिक्सिएटेड एनवायरनमेंट में हुई थी, एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, बहुत किलिंग्स और ये और वो, इट वाज नॉट लाइक अ हेल्थी एनवायरनमेंट। तो जब भी कोई एक बच्चा एक एस्फिक्सिएटेड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है तो उसको टाइम लगता है अपने माइलस्टोन रीच करने के लिए। तो जस्ट हैविंग दीज न्यूक्लियर, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर इन पाकिस्तान, बीइंग अ पावर एज अ नेशन इज़ अ बिग थिंग इन 60-70 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वो सिविलाइजेशन को लेके आना उस लेवल पे।
पॉजिटिव थिंग। अब मैं अपने बेटे के साथ अंडरग्रेड के कॉलेज एडमिशन में जा रहा था, तो वी वेंट टू डिफरेंट आईवी लीग्स, वन ऑफ देम वाज प्रिंसटन। तो वो जो गाइड टूर दे रही थी उसने कहा कि 1965 में यहाँ पे प्रेसिडेंट मूव हुआ था प्रिंसटन का, उसकी 2 बेटियाँ थी, उसने अपना पूरा कैंपस जो है वो ब्लॉक कर दिया कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, यहाँ पे कोई और मर्द यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि प्रिंसटन में सारे मर्दों को एडमिशन दिया जाता था, औरतों की इजाज़त नहीं थी। अच्छा ये मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, यूएस में प्रिंसटन में। पाकिस्तान में आप देखें 1950s में आपको डाउ मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड कॉलेज में ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर बनती हुई नज़र आएंगी। यूएस में जो है वो अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमारी प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग दैट वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। चैलेंजेस हैं, लीडरशिप के चैलेंजेस हैं, सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस हैं। अभी जो रीसेंट गवर्नमेंट है उसने इनिशिएशन ली है, मगर यू नो इट्स अ बिग शिप। अगर आप बिग शिप का एंगल चेंज करते हैं तो इट टेक ईयर्स टू सी अ पॉजिटिव आउटकम। तो एज लॉन्ग एज बेसिक फाउंडेशंस आर गोइंग टू बी लेड डाउन, और जो आपने अपना की जिस तरह की बात की, एक सस्टेनेबिलिटी रहे प्रोजेक्ट की, तो देन पाकिस्तान इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू बी कमिंग आउट ऑफ द बिग मैस। I see. Very good, mashallah. Let's turn to come to America now. Back to America, जी, जी. mashallah. तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है और अमेरिका जो कंट्री है, आपने ओबामा का दौर भी देखा और आप अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का दौर भी देख रहे हैं, तो हाउ डू कंपेयर? देखें, कोई भी कंट्री जो है और जो भी कंट्री के जो सपोर्टर्स हैं अपने प्रेसिडेंट को वोट देंगे तो दे लुक फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन कंट्री। कोई कंट्री दूसरे कंट्री की दोस्त नहीं होती, कोई किसी की सिंपथाइज़र नहीं होती। हर कंट्री जो है वो अपने इंटरेस्ट में देखना चाहती है कि उसके लिए क्या बेहतर है। सो दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप एंड डिप्लोमेसीज आर बीइंग कनेक्टेड देयर। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर अमेरिका में जो लोग हैं वो खुश हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप स्टेटिस्टिक देखें, वॉल स्ट्रीट देखें, मतलब नंबर्स आर गोइंग। सो दीज आर द वैल्यू दैट लोकल पीपल लुक एट, कि हमारे पास जॉब है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। यूएस बीइंग द सुपर पावर, उसको अपना एक हैवी वेट रखना है, तो उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी उनसे हम इख्तलाफात कर सकते हैं, मगर दैट्स व्हाट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़। हमें ये देखना है कि जो अदर साइड ऑफ द आइल कंट्रीज़ हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं। तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स ऑल गेम ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कंट्री भी अपनी आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रखेगी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखेगी, दैट कंट्री इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री एंड अ सुपर पावर। तो अमेरिकन की पॉलिसी जो है, आप बीइंग अ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक से दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज़ वेरी आउटस्पोकन। एक बिल्कुल वट एवर ही थिंक ही जस्ट सेज इट, ही इज़ नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। दूसरे पॉलिटिशियन जो हैं वो आपको कुछ और सामने नज़र आ रहा होता है, बात कुछ और हो रही होती है। तो ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम द यूएस पॉइंट ऑफ व्यू पीपल हैव बीन हैप्पी विद हिम, और इकोनॉमिक more 4 years. I see that, yeah, because at the end of the day people look at the economy, people look at the local issues. And इसने नेशनलिज्म को बड़ा फरोग किया है। जी जी हम कहते थे ना पाकिस्तान में बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, जी जी जो कहता है बी अमेरिकन और बाय अमेरिकन, हाँ और टैरिफ रेज कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के, और अपनी कंट्रीज़ में नेशनलिज्म को बड़ा फरोग Right. ये इसकी है। हाँ वही हम लोग उसको लेते हैं कि भाई ये वाइट और ब्लैक और एशियन, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से, वो ही जनरल। राइट। आई थिंक 2 चीज़ें हैं जो कि लाइन जो है बड़ी फाइन है, एक बीइंग अ पेट्रियाटिक और बीइंग अ नेशनलिज्म। पेट्रियाटिक होना हर एक का राइट है, पेट्रियाटिक होना चाहिए कंट्री के लिए। नेशनलिज्म में आप थोड़ा डिविएट हो जाते हैं। तो नेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली हर मुल्क में मौजूद होती है, पाकिस्तान में भी नेशनलिज्म मौजूद है। यहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, overwhelming local people, Caucasian people, they are good people. Yeah. They support economy, they support immigrants, they support family values. मगर एक फ्रैक्शन ऑफ द लोग हैं जिसको वो एज अब्यूजिव के तौर पे उसको यूज़ करते हैं या अब्यूज़ करते हैं। मगर आई थिंक स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज टू लिव, फॉर स्पेशली अमेरिका। कोई शक नहीं है, मैंने भी काफ़ी यूरोप के भी टूर किए हैं, दूसरी कंट्रीज को भी देखा है।
और आई थिंक अमेरिका इज़ वाइड ओपन। इस कंट्री में हर आदमी नेशनल है, उसके राइट्स हैं, उसको फैसिलिटी जी। है। हर आदमी गरीब अमीर सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है। जी वो जो मर्जी बन सकता है, उस पर डिपेंड करता है हाउ गुड इज स्मार्ट। दिस कंट्री इज़ वाइड ओपन। और वंडरफुल लीगल सिस्टम। अगर आपको कोई इशू है यू कैन ऑलवेज हैव योर राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत होकर माशाल्लाह। और यू माशाल्लाह डूइंग गुड थैंक यू। एंड आई होप योर बिजनेस और ग्रो हो आपका हो माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो यू हैव अ प्लान टू ओपन दिस वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी लैब इन पाकिस्तान जी फॉर श्योर, टू सर्व द हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी और कैंसर के पेशेंट के लिए कहने के लाइट्स हो गई है, ताकि सही तरीके से डायग्नोस्टिक हो, जल्दी जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। जी जी राइट। या बिल्कुल, मेरे पास हर महीने 5 से लेकर 6 पेशेंट की कॉल्स आती हैं थ्रू डिफरेंट नेटवर्किंग फॉर डायग्नोसिस एंड थिंग्स। आई थिंक देयर इज़ अ बिग नीड इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताऊँ आपको, इज दैट पॉसिबल इन दिस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड communication, high speed cloud, can you do the testing hub here while you get the specimen from Pakistan? यस बिल्कुल। अगर आपके एक टेलीपैथी का ऑफिस बन जाता है कहीं लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में, और वहाँ से आपकी बातचीत हो डॉक्टर से और डॉक्टर सैंपल आपको यहाँ भी 4 दिन में पहुँच जाता है, अगर वो आइस बॉक्स में भेजें तो जी जी तो ड्राई आइस में तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। और आई होप के जो लोग ये प्रोग्राम देखें उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर इन पाकिस्तान। डिजिटल पैथोलॉजी बहुत कॉमन हो गई है, टेलीपैथोलॉजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप बेसिक सैम्पल प्रोसेस वहाँ कर सकते हैं, उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं क्लाउड सिस्टम में, उसका डेटा सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दिस डायग्नोसिस कैन बी मेड और दिस इज़ FDA अप्रूव प्रोसेस। रिसेंटली अभी हमने इंडस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया, यहाँ का स्किल्स जो है वो हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल नाउ, क्लाउड बेस ने जो है वो हर चीज़ जो है उतनी नैरो कर दी है। कोई भी डेटा कहीं से भी स्कैन करके यहाँ पे अमेरिका में लोग उसको देख सकते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब माशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे जनाब डॉक्टर आमिर खान साहब से, वेरी रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट, एक्टिविस्ट, मुतहर्रिक, अपना के मेंबर और हमारे अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। और तो आप कभी आपका इत्तेफाक होता है, आप यू वॉच OPTV ग्लोबल? जी जी बिल्कुल, रेगुलरली। और पुराना आपका जो बल्कि अभी ऑन गोइंग सफ़ीर पाकिस्तान माशाल्लाह। या सी दैट OPTV ग्लोबल लॉन्चिंग इज़ टू कनेक्ट ऑल ओवर पाकिस्तानीज़। Safir Pakistan is to introduce the most successful, high achiever Pakistani Americans to inspire our upcoming new generation. जी जी। And significant credit goes to you के bringing all these talent and high achievers on the media and presenting to the rest of the community. So on the behalf of so many people that you have interviewed, I would like to thank you and appreciate all your efforts for the community. And I have also my new book coming, The Pakistani in America. जी जी। So their role in every walk of life, contributions, achievements, and कब पाकिस्तानी यहाँ आए, कब आना शुरू हुआ, कितने मिलिट्री में, कितने सियासत में, कितने बिजनेस में, हेल्थ में, पूरा मैंने डिफाइन किया। तो how do you see that my book upcoming? और दिस इज़ आई थिंक एन ऑसम प्रोडक्ट जो आपने इसके बारे में सोचा और इसको एक बुक के तौर पे कंपाइल किया। एंड आई एम श्योर मैनी पीपल एंड लॉट ऑफ जनरेशन आर गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट बुक। Yeah, they're going to read it, they're going to understand who is who and Yes. how they go on ladder up on heights. Sure. Is it like a Bame Uruj? बिल्कुल बिल्कुल। So last question before I close this interview with you, Mr. Amir Khan Sahab, how do you see the role of the Pakistani American in every walk of life in the United States of America? आई थिंक पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो बहुत की रोल प्ले करते रहे हैं, कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह।
सबसे पहले क्यों यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हम अपना बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम यहाँ पे लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। That's a big thing, you know, if you're providing job opportunity. For example, CorePath is a very small company, but we are still providing 90 plus jobs in the market. Yeah. You know, that's a big thing for any country. एक तो ये, दूसरा ये कि हमें लोकल लोगों के साथ इंगेज रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी में जो है वो एक बॉक्स में नहीं रहना चाहिए। That's a very key thing that you have to really communicate with the local community, अपने neighbor, you know. बिल्कुल। और लोकल इंगेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन के साथ ही आप कनेक्टेड रहें। अपने डे टू डे जिनसे आप मिलते हैं, बैठते हैं, बेसिक थैंक्स गिविंग हो गया, क्रिसमस हो गया, मतलब इट्स नॉट हराम टू नॉट गो इनटू दोस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, क्योंकि आपको खुशी महसूस होती है कि वो आपके रमज़ान में, वो आपकी ईद में पार्टिसिपेट करें। सो इट काइंड ऑफ वाइस वर्सा, राइट। तो हमें लोकली इंगेज रहना चाहिए, अपने बच्चों को इंगेज रखना चाहिए, कीपिंग आवर कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू इंटैक्ट। और फिर द नेक्स्ट लेवल पे यू इंगेज पॉलिटिकली डिसीजन मेकर। उनको जब तक कि आप वोट बैंक शो नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिशियन आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। बिल्कुल, यू नो, आप फाइनेंसिस से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मगर द मोमेंट यू शो कि यू कैन टर्न द इलेक्शंस अराउंड जस्ट बाय, यू नो, ह्यूस्टन में आप देख लें फॉर एग्जांपल, थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, अगर आप ये शो कर सकते हैं कि आप मेयर का इलेक्शन लड़ सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग द नंबर्स, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट लिसनिंग। और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। चैरिटी में भी अपनी लोकल चैरिटीज़ को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में भी सपोर्ट करें, कहीं और भी सपोर्ट करें, मगर प्लीज़ लोकल चैरिटीज़ में, आपने भी यहाँ पे देखे होंगे, यहीं के लोकल बच्चे, स्कूल के सप्लाइज उनके पास नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वी आर अर्निंग मनी फ्रॉम हियर एज वेल। जितनी इंगेजमेंट और नेटवर्किंग हमारी लोकल कम्युनिटी के साथ रहेगी, और फिर हम किस तरह एक ब्रिज बनते हैं बिटवीन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड पाकिस्तानी business owners over there. So we are in a perfect situation to have a nice bridge between Pakistan and US relationship. Zabardast. Dr. Saab, thank you very much for your time and giving time to Safir Pakistan, your very own and your very favorite program, and of course my new venture, new product, Overseas Pakistani Global TV Network, which is now we have offices all over the world, mashallah. That's an awesome initiative. And it's growing child, but it's growing fast. And we need and you know the child grows very fast. And you know child grow very fast. Thank you for your time. Thank you very much. God bless you. God bless you too. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। So as you can see, it's very difficult to keep the secret away. So I appreciate, I have been announcing for last couple of months that, you know, please be here on October 14th. I know it's a Columbus Day. Some of you might have the days off. Kids are not at school. So I really appreciate, you know, taking time and coming over here. Now, today is the time to brag about yourself. Today is really the time of celebration. Today is the day for CorePath. Today is the day for all of US employees. So the little history about what we are doing here and why we are here. Before I do that, I would like to welcome our honorable guest here.
First of all, we do have Dr. Emily Vogt. She's the president-elect for College of American Pathologists. It's great to have a CFP representation and no CFP spectrum going on there, right? Also, we do have Mr. Jim Reed. Jim is the president of San Antonio Medical College. I'm also joined by Dr. Simmons here, and his wife. I just saw her here. There you are. Someone need to keep an eye on the office, right? So Dr. Simmons is a nationally known dentist and owner of this facility. So we really appreciate Dr. Simmons here. I just saw our architect, Marcelo Martinez. He's the architect who is designing our future cold path. So I appreciate Marcelo coming. I'm also joined by Mr. Ciro Garcia. Ciro is the CEO of Accelerium, which is cold path is going in Mexico. So Ciro is going to be the person spearheading the cold path de Mexico in Monterrey, Mexico. And Thomas Tedder is here. He is our attorney who's helping us dealing with all the things which is going to go on in Mexico. So he's especially coming to that. Thank you. So 10 years ago, when we started ColdPath up on the second floor, when we have the lease for only 2,000 square feet, and myself and Dr. Advari were the two FTEs that we started. And the purpose was just to start something very innovative and something very unique. Before starting ColdPath, we went around and talked to many facilities in the medical center and some of the places outside San Antonio that this is what we would like to bring. And fortunately, no one paid attention to us. So since then, long story short, we have grown significantly. We have grown from 2 employees to about 92 employees as of today, which are different FTEs and contract and stuff. The main purpose the ColdPath was founded was to bring a very unique and innovative approach. As you know that we have been in different strategic meetings. One of the things that people talk for hours, what is our mission and what is our vision? And at the end of the day, no one really remembers that, right? So our mission, our vision is very simple. We just care for life. Caring for life is very easy to remember. It's something that we practice as a culture. And at ColdPath, we don't really go into the details of what is our vision and what is our vision. What do we do at ColdPath? We care for life, right? So rather than starting a big investment, I personally focus more on investment of talent and investment of commitment and investment in dedication. We did not ask for any big cash reserve or cash injection. We believe that having the talent is the key thing for any company. So 5 things that we have been focusing on: the diagnostic, which is the center of excellence; education for our medical students, our fellows, our high school students and college students; research, clinical research; grow globally beyond Bexar County and beyond San Antonio itself; and lastly, giving back to the community. What can we do to give back to the community in a scientific way? Couple of people, when we compete, of course, in any business, when you compete, you have competitors. And 2 of the competitors told us that, don't compete with us. This is our territory. I said, okay, what is your territory? They said, well, the whole Texas is our territory. And we are going to crush you. These were the words that were used by competitors. I said, okay, we'll see, where our destiny is going to take us. So here we are after 10 years. We are beyond Texas. We have reached to 18 different states. We are becoming global. We are going into Mexico. We have offshore offices in Pakistan, where I'm originally from, our IT team and billing team, 8,000 miles away. That's where this cameraman and OPTV, Mr. Wakar, is here.
Now, OPTV is the PBS version of Pakistan. So wherever he's going to be captured is going to be globally broadcast in many countries. So we appreciate Mr. Waqar and his team, Mr. Umar coming all the way from California to capture this moment. Lastly, several months ago, Curtis and Selena came to me and said, what we need to do, we have grown 10 years, we have so many employees, we would like to survey them, and we would like to hear from them, you know, how the company is doing, you know, more like in an anonymous way. So we have all been, you know, part of the different survey, and we know how the different survey process work. But when this opportunity presented to us, a company called Energage, I start, you know, curious and say, okay, let me start looking more into it. Now, the history of this company is they look at the organizational health of the entity. They focus more on the absorption of the company culture within employees, whether they align with the company culture or not. Employees are valued, whether the employees are heard, and in a very scientific and a lot of benchmark approach way. It's a third party, it's an anonymous survey, and they really unlock the potential of employees and inspire the performance. These were the things that, you know, caught my attention. And listen to this. When we took this survey, this company have reached out to 20 million employees nationwide. This is the caliber of this company of, you know, doing the scientific survey. They have 450 million data points that they look for. They have interviewed or talked to 58,000 companies around, you know, in the nation. And they have 13 years of experience of doing this. So this was a big undertaking, and when we took the survey, I was more interested in, you know, just get to know how the company is doing an anonymous way of carrying some positive as well as negative feedback. The good thing was the survey was taken by 90% of all of you, which was a very good sign, and many comments, hundreds of these comments, which was also a very good sign, so we have a lot of data to look at. And they give some statistical analysis, and I'll share that data, you know, when we have the appropriate time. Amazing data and amazing, you know, benchmark. And all these data were scientifically presented and compared with thousands of the businesses in San Antonio. And they divide into larger companies, medium-sized companies, and smaller companies where we belong. And of these thousands of companies, we have been awarded as the top workplace in San Antonio. So this is just an amazing honor. This is your day, and that's why I'm saying that you need to brag about this, we need to brand about this, we need to celebrate this. So I really appreciate your engagement in CorePath. I always believe that each of you have a unique talent, and you need to blossom personally as well as professionally. So at this time, I would like to invite Dr. Emily Vaux to say a few words about you know, her experience in CAP, because I'm sure people are really excited to have you here, Emily. Please. Well, let me just start by saying how absolutely honored I am to be able to celebrate with you today. When Dr. Hassan shared with me this wonderful news and invited me to be part of this, I was really, really delighted. I've had the pleasure of knowing Dr. Hassan for several years, and Curtis for several years, and in fact was worked over at Baptist, just down the street, right? For several years, when I first came to San Antonio, and we found that CorePath was a terrific partner. And your motto, caring for lives, you know, absolutely captured what our experience was as community pathologists working with you as our partner. And I can tell you that there was more than one story, but one sticks in my mind, and it was over a holiday weekend, actually. It was over Labor Day weekend. And there was a young man who I think was about 22 years old who presented with a blast crisis in the emergency room over at one of the Baptist hospitals.
And it was on a Sunday, on a 3-day weekend. And we needed to find out if this gentleman had a particular kind of leukemia that would be treated in a particular way. That if it were treated in the wrong way, could result in his death, but if it were treated in the right way, it could result in potentially a cure for this young man. And time, as you all know, was of the essence. And there was no hesitation. In fact, there was almost and I'm getting a little bit verklempt, talking about this. There was I'm getting chills. There was a shared commitment with the team at CorePath, with the doctors and the techs and the reps at CorePath to make sure that this gentleman's diagnosis occurred accurately and quickly. And we had the information that we needed that same day to treat that patient, and that patient did quite well. And you do that all the time. And to me, that absolutely exemplifies why this is such a fantastic organization. And I'm just very, very proud of you. And I can tell you, as the president-elect of the College of American Pathologists, it is these kinds of stories that are so critical to telling the world what it is we do in the laboratory, that we're not just a black box, right? You watch the medical mystery shows, and we're the go-to commercial, right? We send it to the lab, and that's where all the action was, right? And then now the doctor has a diagnosis because you all handed it to the patient-facing physician. But I appreciate you all bringing another example of excellence in laboratory medicine, not only to San Antonio and to Texas, but to the whole wide world. So thank you so much, and thank you for the privilege of being here. Thank you, Emily. So next I would like you to meet some of you, actually most of you might not know the history of San Antonio Medical or Medicine Foundation. And these are some of the community giants that we need to know and meet. Jim Reed is here, and if you go on the website of San Antonio Medical Foundation, it was formed back in 1947, and with the hope to bring science and health and innovation in South Texas. So this entity or organization acquired about 600 plus acres of land where we are right now, and think about back in 1947, the vision of these people back then, and bring hospitals and medical school over here. And they have given about 160 plus acres to the University of Texas, which we see across the street. So this organization is all about innovation, about the propagation of science and growth and medical field, as well as community engagement. So Mr. Reed is the president of this foundation. I really would like to welcome him and appreciate his time on a day off to coming and be part of our celebration. Thank you. Thank you, Dr. Carr. I too am honored to be asked to come and visit with you for a couple of minutes and tell you a little about the foundation. But before I do that, before I was with the foundation, I was with what was in Southwestern Bell, now AT&T. And I had the service centers, and I had them from Waco to the Valley to Corpus Christi to Eagle Pass. So I had a lot of service centers, a lot of offices. Some of them were shared offices, like you have here, and some of them were individual offices like the ones you're going to. And I would predict that when you go and you have great esprit de corps, you obviously do, or you wouldn't be receiving the award. But I would predict that that's going to be even better when you move into your new offices. I have mixed feelings about you leaving here and going to your new offices. But I think it is something that it's just a feeling among everybody that happens when you're in an office by yourselves. And so I would predict that as even a plus on what you have. The Medical Foundation was formed right after World War II in '47 to bring a medical school here, and healthcare in San Antonio was at an all-time low. A lot of the streets were not paved, the water was not reliable, the sewage system was not good, and you had all kinds of diseases in San Antonio that a lot of cities didn't have. And so the Medical Foundation
had two goals. One was to bring a medical school here, and the second one was that we had the fewest beds per capita of any major city in the United States, so to get more hospital beds. So that all started, and for 10 years we fought over whether it ought to be at this location or where the HEB headquarters is, or in Almas Basin, gosh, I'm glad we didn't go there, or where Southwest Research is. And it was finally decided to come out here, and we had 4 donors that gave 171 acres, which is right across the street. Health Science Center has 100 acres, and then the VA and University Hospital, and then 3 not-for-profits down the street. So once the medical school was secured, the regents, the UT regents said, well, if you want a medical center, you better go get some other land. So at that time, from Fredericksburg to Babcock, from Hamilton Wolf to Wurzbach, the foundation bought about 380 more acres. And so we were basically a land foundation. But all along, we always said, it's not the land, it's what's done on the land that's important. And you're the perfect example of that. So we don't take a lot of credit, because the credit goes to those that have occupied the land. But we still have 220 acres, most of it along Floyd Curl on both sides, some of it south of Hamilton Wolf, some of it north of Hamilton Wolf. So we hope that more research and education and clinical can occur to make the medical center even greater. I would be glad to take any questions, or I'll be around a little later if you have one-on-one about the medical center. I've been there 20 years. When I moved here with Southwestern Bell was in 1973, and I was working long hours and looking for a house on weekends and at night, and I got lost on Hamilton Wolf between Fredericksburg and Floyd Curl because I couldn't find any lights to orient me to get back into town. So when you talk about growth that's occurred during that period of time, and yeah, that was a long time ago, it really has occurred and continues to occur, but that's happening all over San Antonio and Bexar County. So thank you again for the opportunity. Again, if you have any questions that I can try to answer, I'll be around. Thank you. Thank you, Jim. So lastly, I would like to invite Selena, if you can please come here for some housekeeping announcement. However, in the meantime, while she's walking, she is the one who was so much dedicated and have worked months, not only getting the award, but all the data and all the information, just enormous amount of work. And even she was working till last minute today. She, as you know, is a perfectionist and just really a true quarterback for CorePath when it comes to sales and marketing. And I know that you enjoy shopping at Amazon, so we have a small gift of appreciation for you. Thank you, Selena. Thank you guys so much. Just wanted to say we're going to have a photo session with the whole team and then individuals with Dr. Hassan at 1 p.m. And we also have special gifts for everyone on the CorePath team. Hope you like them and get a good use out of them. So for now, please go ahead and help yourself to some lunch, some refreshments, and some much deserved sweets in the back here. Thank you so much.
मैं यहाँ सैन एंटोनियो में हूँ और आज यहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही है जनाब डॉक्टर आमिर एहसान साहब से, जो कोरपैथ के CEO चेयरमैन है. और इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग lab which is very modernized genetic lab which is growing globally, inshallah. Today they got an award, top workplace, and I think it's a very proud moment for entire community of the Pakistani American and of course the health care community. Mr. Amir, thank you very much for inviting us, and what's your feeling today? Well, thank you for coming over and spending time with us. This is a wonderful feeling. I mean, all employees are all pumped up and excited. This is their day. They have worked very hard to get this award. It's not only about award, it's the day-to-day thing that they care for patients every day. You know, I'm very happy. I'm sure all employees are. Thank you very much, sir. God bless. Marketing genius, and he's the one who promote our organization nationwide. So what's your feeling today getting the top workplace award? Well, today is just a very special day for all of our team members, and it just reflects about the culture that we have here at CorePath and how we wake up every day just excited to come here and do the work that we do. We help to care for lives all the time, and we help to get quick diagnosis for those patients that are just nervously waiting for them to have their results, so to know what their next step is going to be and for cancer treatment. So I'm just very excited for all of our team members, and just really proud to be a part of this team. Thank you very much. Thank you. So how do you feel today you're getting the top workplace, and how do you see the CorePath future? Oh, hi, I'm Dr. Denise Francois, and I am I'm overjoyed about us getting the top workplace. I think we are very well deserving. We work really hard, and we are a family-like organization. We all get along very well, and we have a really top-notch boss, so that helps coming from the top down. And in the future, I see us going global. I see us being one of the biggest laboratories out there, serving many countries, not just the United States, and I think we're going great places. We're going in a great direction. Thank you very much. Thank you. How do you feel today, the moment of joy, of course, the top workplace? Hey, I'm Dr. Hersha. Well, I've been with CorePath for 5 years, and so this is a really exciting moment for me. I've been in the company for 5 years, and I've seen this as I work here, that people enjoy being here. They take great pride and passion in their work. I feel personally it's a privilege to work here. I get the honor of caring for people's lives. It's not, it's not a difficult, it's very difficult for patients to find out that they may have cancer. And so I really have the honor of getting to help the physician find out what the type of cancer is so that they can get the best treatment course for the patient. And so I really enjoy my work. I enjoy the people I work with, and I look forward to another 5 to 10 years or more here. Thank you very much. Thank you. Dr. Sanchez Salazar. Okay, so how do you feel working with the CorePath since many years, and what's your feeling about getting this award? Well, I've been here at CorePath for 6 years. I came here straight out of training, and it's been a wonderful place to work at. It gives you a lot of opportunities to grow as a pathologist, and also it provides a great work and family life environment, and that's what I really enjoy. And also the people here that work at CorePath, they're very talented individuals, very smart, and they're really a pleasure to work with. Thank you very much. Welcome. Anna Wells. Anna, what's your position in CorePath? I'm the Director of Revenue Cycle Management. Oh, that's very good. So today you got an awards, top workplace, and how do you see the CorePath future and this award? I see a very bright future for CorePath. Just this last 10 years, how far along CorePath has come. We've also expanded into Pakistan. We've created job opportunities there. So we have a billing team in Pakistan. And I just really see that we're going to continue to grow in all of the states and even in other countries as well. Thank you very much. Joanna Bryce, I'm the head of HR at CorePath. What is your feeling today getting an awards, and how do you see the CorePath future? We're going to continue to grow, but as we grow, this is the sort of thing that we do. We are people will tell you we really are a family here, and we want to keep that kind of a culture as we grow and expand and do bigger and better things, but we always want to remember we want to take care of our people
and we want to keep the family thing going on. Thank you very much. You're welcome. Imad Bakri. Imad Bakri, what do you do here? I am the operations manager at CorePath Laboratories. So how do you feel about getting an award? Well, it's an exciting time. Thank you very much for being here, making the representation. Since 2009, when we started the company, everything was focused around patient care. And our logo, as you say, it says caring for lives. We also realized that, yes, patient care is our focus, but most importantly, the biggest asset that we have here in the laboratory is the employee. And we've invested a lot in the employee. Today actually is the fruit of investing. Fruit of the hard work and training. Of the hard work. And of course, I thank everybody that works here, all my team, all the people that have joined this company for the hard work that they are doing. And we're so excited today to get this award. Very excited. Thank you, mashallah. Alamak. Thank you very much. Okay, my name is Ciro Garcia. Okay, Mr. Garcia, it's very good news that you are heading the Mexico, opening the CorePath. Yes. So what do you know about the CorePath? Well, you know, one of the main reasons why we got interested in creating a collaboration and a relationship with CorePath is about the mission they have. They stated of caring for other people's life. So this is an important vision that we have as well in Mexico, trying to bring technology, knowledge, and health to the population in Mexico. So this is one of the main mutual interests we have as a group. Okay, can you tell in Spanish too? Claro que sí. Bueno, para nosotros es un honor trabajar con CorePath y poder asociarnos y colaborar para cumplir con la misión que ellos tienen de cuidar de las vidas y de la salud de otras personas. Así que para nosotros estamos muy alineados con la misión que ellos tienen de poder ayudar a la gente en México trayendo salud y cuidado para ellos. Gracias, thank you very much. Thank you. आज यहाँ मैं सैन एंटोनियो टेक्सास आया था, इससे पहले भी मैं आया था और डॉक्टर आमिर खान को मैंने डिस्कवर किया था और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी फील्ड के अंदर हैं जो कैंसर को डायग्नोज करती है कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ द कैंसर इज़ and how you're going to treat this cancer, what kind of medicine is going to be needed. This is very specialized and genetic इनकी speciality है और ये जो कंपनी है बहुत फास्ट ग्रो हुई है और इसमें जो एफर्ट्स हैं वो डॉक्टर आमिर एहसान के हैं और उनके स्टाफ के हैं. प्रॉपरली ट्रेनिंग, प्रॉपरली एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और अब ये जो है ग्रोइंग फास्ट है. इंशाल्लाह वेस्ट कोस्ट में भी ये ग्रो करेंगे. मैक्सिको में भी इनकी लैब जो है वो ओपन हो रही है. इसके अलावा पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी लैब हैं दे मस्ट बी एक्रेडिट और जो भी उसमें काम करते हैं उनके क्रेडेंशियल होने चाहिए और करेक्ट डायग्नोस्टिक होना चाहिए क्योंकि पैथोलॉजी बेस ही सब कुछ होता है. अगर पैथोलॉजी की रिपोर्ट गलत आ जाए तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है रॉन्ग ट्रीटमेंट से. तो आज बड़ा प्राउड मोमेंट है कि उनको टॉप वर्क प्लेस मिला है सैन एंटोनियो टेक्सास में और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल तहसीन, काबिल सताइश है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हेल्थ केयर में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. वकार खान, OPT ग्लोबल, सैन एंटोनियो टेक्सास. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. तो नाज़रीन, आपने देखी मुलाकात डॉक्टर आमिर एहसान साहब से. मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मालूमात आज हासिल हुई होंगी और अगर एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू रियली बिकम अ पार्ट ऑफ द CorePath नेशन वाइड, they can contact the company and Dr. Amir Ehsan because he is expanding all over America and globally. Mexico में ऑलरेडी इन्होंने CorePath का आगाज़ कर दिया है. तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट. इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार खान आपसे जा चाहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल और मुझे उम्मीद है कि हमें आप वहाँ मशवरे भी देंगे और बताएंगे. और ना OPTV ग्लोबल आल्सो पार्ट ऑफ द Verizon कंपनी TV विच इज़ विजुअल TV में भी अब OPTV को जो है शामिल कर लिया गया. ये बहुत बड़ी न्यूज़ है. नाज़रीन,
इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।